तो 250 रुपये की मैंने छोटी सी नौकरी स्टार्ट की एक स्कूल में। इवन मैंने कभी आज तक ये डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन मैंने अखबार के लिफाफे तक बनाए, क्योंकि फादर नहीं चाहते थे मैं पुलिस में आऊँ, तो चोरी चोरी जाके एग्ज़ाम दिए। जो भी काम करें वो इतनी साइलेंटली करें कि जब आपकी जो उसका रिजल्ट निकल के आए वो शोर मचाए। 2009 में मुझे कमला मार्केट SHO लगा दिया गया। जब मैंने पहली बार विजिट किया GB रोड, तो ऊपर इतना हॉरेबल कंडीशन थी। कोई भी NGO जो थी वो आके कमला मार्केट की पुलिस को लेके रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करना चाहती। मैक्सिमम लड़कियां GB रोड से रेस्क्यू कराने का मुझे अवार्ड मिले बहुत सारे। कमला मार्केट जो कि सबसे बदनाम पुलिस स्टेशन, उसको पूरी दिल्ली में 186 पुलिस स्टेशन में फर्स्ट का अवार्ड दिलवाया मैंने। एक टाइम ऐसा था, मैं कोविड सेल की इंचार्ज थी और मेरी वजह से कोविड मेरे घर में आ गया। हस्बैंड की 26 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद डेथ हो गई। इंसान गरीब तो पैदा हो सकता है, लेकिन उसे मरना गरीब नहीं चाहिए। कई लड़कियों ने तो अपने मंदिर में मेरी फ़ोटो लगाई हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। आज का जो चैट शो कह लीजिए, लाइक डिस्कशंस, इंटरव्यू, ये सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो लाइफ में कुछ बढ़ना चाहते हैं और रियल एक्सपीरियंस समझना चाहते हैं। आज हमारे साथ हैं मैम सुरेंद्रजीत कौर मैम, और ACP दिल्ली पुलिस है। मैम थैंक यू सो मच कि आप हमारे, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच मैम। आज मैम आपसे बहुत कुछ जानना है हमें। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये जानना है कि लाइक जब आप दिल्ली पुलिस में, लाइक जब भी आप पुलिस का आपने डिसीजन लिया आपकी जो एजुकेशन करियर में शुरुआत तौर पे, तो बहुत सारे आसपास के लोग होंगे कि यार लड़की है कैसे पुलिस में जाएगी, है ना, और काफ़ी बहुत सारी बातें हुई होंगी। थोड़ा सा उस फेज को पहले एक बार थोड़ा सा बताएंगे मुझे। सबसे पहले तो ये बताऊं कि एजुकेशन हमारे टाइम पे, क्योंकि मेरी 37 ईयर के करीब जॉब हो चुकी है, और अगर हम बात करें उससे भी 15 साल और आगे एजुकेशन की, तो टोटल और में ऑलमोस्ट मिलाकर 55 ईयर हो गए एजुकेशन की बात जो करें। 55 ईयर पहले जो हमारे कंट्री का, या ये कहिए कि जो हमारी सोसाइटी का जो एटमॉस्फेयर था, वो ऐसा नहीं था कि लड़कियों को घर से बाहर निकल के भेजा जाता पढ़ने के लिए, या उनको कोई जॉब वगैरह के लिए ख़ास तौर से प्रेरित किया जाता था, या उनको भेजा जाता था कि वो जॉब करें। मेन मकसद होता था घर वालों का कि भी पढ़ा अपना थोड़ी बहुत नॉर्मल एजुकेशन ले लें, जो भी कोई 5वीं 8वीं क्लास पास कर लें या 10वीं क्लास कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद शादी की बात होती थी। और ये रहता था कि मन में घर के काम में परफेक्ट होनी चाहिए लड़की जो है। तो मेरे भी पेरेंट्स ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, हम लोगों के भी उसी माहौल में पले बड़े थे। वो भी तो, मदर तो बिल्कुल बेचारे अनपढ़ थे, और फादर जो थे वो 8वीं पास थे अपने टाइम के। तो उनका भी वही सोच थी कि बड़ी सिस्टर को हायर सेकेंडरी के बाद उन्होंने जैसे शादी कर दी थी, तो मेरा भी उनको यही था कि मुझे 12th के बाद शादी करनी है। तो उस चीज़ को लेके एजुकेशन जो मेरी हुई वो थोड़ा बड़ी टिपिकल, मैं कहूँगी कि डिस्टर्ब रही काफ़ी एजुकेशन मेरी। मैं, क्योंकि हम लोग जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे उस टाइम 6th क्लास से तो इंग्लिश स्टार्ट होती थी, और 7वीं तक दिल्ली पढ़ाया, उसके बाद 8वीं में पंजाब पढ़ने के लिए भेज दिया। तो एकदम जब आप एक तो इंग्लिश से आप जूझ रहे हैं, फिर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा परिवार था फादर का। पापा दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, तो बहुत ज़्यादा एसेट्स नहीं थे बच्चों को आगे गाइड करने के लिए, एजुकेट करने के लिए। तो जब 8वीं में पंजाब जाना पड़ा, तो वहाँ क्या था कि टोटली डिफरेंट सारा। आप दिल्ली में हिंदी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, वहाँ आपको पंजाबी पढ़नी पड़ रही है, और वो भी पंजाबी वो कि जिसका इसको आपको अल्फ़ाबेट भी नहीं आता। तो नए सिरे से जाके आप पंजाब में 8वीं क्लास में सारे अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर सारे सब्जेक्ट क्योंकि पंजाबी में है तो आप मेहनत करते हैं। और वहाँ क्या था कि पंजाब में 8वीं क्लास बोर्ड होता था, पहले दिल्ली में भी कई बार हुआ करता था बोर्ड, 8वीं 10वीं और 12th क्लास बोर्ड हुआ करते थे। ऐसे पंजाब में भी बोर्ड था। तो मेरे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग वो टाइम था कि भी आपको पंजाबी की ABCD नहीं आती और आपको बोर्ड पास करना है, तो कैसे होगा। लेकिन और उसके ऊपर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या कि वहाँ दिए की लाइट में पढ़ रहे हैं आप, आपके पास इलेक्ट्रिक कोई साधन नहीं है। तो वो उस माहौल में पढ़कर भी, क्योंकि एक जज्बा था कुछ बनने का लाइफ में, जो कि शुरू से ही फादर को देखती थी पुलिस में, तो धीरे धीरे क्योंकि 79 के करीब किरण बेदी मैम दिल्ली पुलिस में आई, तो उसके बाद तो उनको भी देखना शुरू किया। उससे पहले फादर को यूनिफॉर्म में देखती थी, तो एक मन में ये था कि मुझे पुलिस में जाना है किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं देखती थी कि बड़ी अच्छी ड्रेस पहन के फादर जाते थे, तो एक वो मन में था कि पुलिस में जाना है। उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी थी, तो पंजाब में मेहनत की, मेहनत करके पंजाब बोर्ड को मैंने टॉप किया पूरा। तो
वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का कि मेरे को फिर फादर को कहना पड़ा कि मैं तो पंजाब में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ लाइफ में आगे बढ़ना, और वो तभी बढ़ पाऊंगी कि जब मैं दिल्ली में रह के एजुकेशन लूंगी। पंजाब में रह के तो फिर आप शादी कर दोगे जल्दी से और काम खत्म हो जाएगा। तो फिर 9th क्लास में फिर दोबारा आके स्टार्ट की स्टडी। फिर 12th करने के बाद फिर वही जो एक परिवार का होता है कि नहीं अब तो शादी की बात है, लड़के के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए और ये सब चीज़ें। तो मेरी जिद थी कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, क्योंकि मैं कांस्टेबल रैंक पर नहीं आना चाहती थी कि मैं सब इंस्पेक्टर तो मिनिमम आऊँ, उससे ऊपर आ जाऊँ तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम सब इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब पेरेंट्स जो थे वो कॉलेज भेजने को तैयार नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से घर में लड़ाई, भूख हड़ताल, कई कुछ चला कई दिन तक। उसके बाद लेकिन मैंने ये एक चीज़ सोच ली कि जहाँ चाह वहाँ राह वाली बात, कि अगर आपने सोच लिया है कुछ करने का, तो आपको कोई भी चीज़ आपके लिए रास्ते में बाधा नहीं बनती। आप उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ते निकलते चले जाते हैं। तो यही चीज़ मैंने सोच के अपना पेरेंट्स के पीछे पड़ी रही, हंगर स्ट्राइक की जब, तो उनको भी समझ आया कि भाई इनको तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो लास्ट डे कॉरस्पॉन्डेंस में एडमिशन दिलाया गया, फीस लास्ट डे पे करके। और मुझे लगता था कि अगर आज भी फीस नहीं पे हुई तो लगता है इसके बाद तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो चलो ग्रेजुएशन, पर उसके लिए आप ये देखिए कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपको कोई एजुकेशन के लिए कोई बुक्स प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करा रहा है, और अपनी इवन फीस तक देने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो 250 रुपये की मैंने छोटी सी नौकरी स्टार्ट की एक स्कूल में। 5th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाती थी, तो उससे मैं अपनी बुक्स वगैरह बाय करके मैंने अपनी कहा कि मुझे किसी भी तरीके ग्रेजुएशन करनी है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और वो मैंने फिर काफ़ी मेहनत की, और भी घर में छोटे छोटे काम थे जो सिलाई कढ़ाई बुनाई करके उनसे कुछ अर्निंग करके। इवन मैंने कभी आज तक ये डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन मैंने अखबार के लिफाफे तक बनाए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, और वो भी इस तरीके से बनाए कि फादर और मदर को भी ना पता लगे, ताकि उनके सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट ना हो। तो वो सब चीज़ें करके इस लेवल पे पहुंचे। 12th के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और इतनी मेहनत की ग्रेजुएशन में कि कभी आज तक रिकॉर्ड है कि कभी फेल नहीं हुई। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने फादर को रिक्वेस्ट की कि मुझे कोई टेक्निकल अगर कोर्स करवा दें तो तब अच्छा है। तो फादर ने, क्योंकि वो भी चाहते नहीं थे कि मैं पुलिस में आऊँ, तो इसलिए उन्होंने ऑफिस मैनेजमेंट का 1 ईयर का डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन कर्जन रोड से करवाया। वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही, हमारी एक टीचर थी, उन्होंने टोंट कस दिया कि ये तो लड़कियां जो है ना ये ऐसे ही रहती हैं, कोई ढंग से पढ़ती वढ़ती हैं नहीं। मेरी एक दिन मदर को घर में उनको लेटर भेज दिया, लेटर भेज के बुला के उनको बोला कि भी आपकी लड़की तो पढ़ती नहीं है, जबकि उनको ये नहीं पता था कि मैं खाली टाइम में बैठकर लाइब्रेरी में जाके प्रैक्टिस करती रहती हूँ शॉर्ट हैंड सीखने की। उनको लगा कि शायद ये क्लास से गायब रहती है, तो मिलती नहीं है, क्लास में कम मिलती है। मुझे ये होता था कि बजाय गपशप करने के अगर आप उसी टाइम को यूटिलाइज करें, तो मैं लाइब्रेरी, क्योंकि वहाँ थोड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस रहती थी, तो मैं अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेती थी। तो मुझे ये लगा कि मेरी मदर को बुला के इन्होंने मेरी शिकायत की है, तो मुझे अब कुछ बताना चाहिए, इनको भी करके दिखाना चाहिए। 90 लड़कियाँ थी मेरे बैच में, तो मैंने टॉप किया। 1st डिवीज़न थी मेरी, डिस्टिंक्शन थी 2 सब्जेक्ट्स में मेरी। तो वही टीचर जिसने कभी मेरी मदर को बुलाकर मेरी शिकायत की थी, उसी टीचर ने बुलाकर जब अप्रिशिएट किया, और साथ साथ वही टीचर बुला के चाय नाश्ता और पार्टी दे रही है कि भी आपकी बेटी ने पूरे उसमें 90 लड़कियों के बैच को पूरे को टॉप किया और डिस्टिंक्शन आई है इनकी। तो अप्रिशिएट किया उन्होंने, तो अच्छा लगा मुझे, कि मेरी मदर को भी अच्छा लगा कि जहाँ शिकायत सुनने को मिल रही है वहीं अप्रिसिएशन सुनने को मिल रही है सेम ग्रुप से। तो बहुत अच्छा लगता है सबको। तो इस तरह से करके मेरी एजुकेशन हुई। फिर क्योंकि फादर नहीं चाहते थे मैं पुलिस में आऊँ, तो चोरी चोरी जाके एग्जाम दिए। अच्छा। दिल्ली पुलिस का खास तौर से। और यूपीएससी का तो जो सिविल सर्विस अपना इसका यूपीएससी का स्टेनोग्राफी का, तो वो तो आराम से देने दिया उन्होंने। लेकिन जब दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर का निकला, तो वो चोरी चोरी जाके, मदर ने बहुत साथ दिया। मदर कई जगह टाइपराइटर मेरे साथ साथ लेके घूमती रहती थी, क्योंकि मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए उस दौरान। मेरे को ये था कि कहीं ना कहीं मैं सेट बैठ जाऊं, कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मेरी प्रेफरेंस जो थी वो दिल्ली पुलिस थी। तो एसएससी के थ्रू हम लोगों का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है, वेरी नाइस। वो क्लियर किया। करने के बाद उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस में आप एग्ज़ाम तो पास कर लिया आपने, आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, सब चीज़ हो गई, आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी घर आ गया। तो पोस्टिंग किस चीज़ की थी? पहली पोस्टिंग किस में थी आपकी दिल्ली पुलिस में? सबसे पहले तो क्या होता है ना कि हम लोगों का, जैसे मैं बताना चाह रही थी कि एजुकेशन करने के बाद पुलिस में जाने की जो एक जद्दोजहद थी ना, तो वो मैं उसमें थोड़ा सा ये बताना चाह रही थी कि मेरे फादर ने
सिलेक्शन होने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं करने दे रहे थे। अच्छा। कि 3 महीने तक मुझे वेट करना पड़ा। मेरा पूरा बैच जो था वो मार्च में उसने ज्वाइन कर लिया था 1985 में। मैंने 29 जुलाई को जाके 1985 में ज्वाइन किया, क्योंकि 3 महीने तक मेरे फादर ने मुझे पुलिस भी ज्वाइन नहीं करने दी, ये कहकर कि नहीं आपने स्टेनोग्राफी ज्वाइन करो, जबकि पे स्केल सेम है, दोनों जगह इक्वल सैलरी मिलेगी, तो क्या दिक्कत है, आपको पता नहीं है पुलिस की नौकरी में कितनी दिक्कतें हैं, दिन रात की नौकरी रहती है, फिर कोई रात को कन्वेंस नहीं मिलता है, कैसे घर आओगी। उनकी अपनी जगह, मैं उनको दोष नहीं देती, मैं इसलिए कहती हूँ कि उनका जो सोचने का नज़रिया था, क्योंकि उस टाइम का एटमॉस्फेयर इस तरीके का था, बेटियों के लिए खासतौर से पजेसिव रहते थे पेरेंट्स। तो ये तो अभी इस दौर में भी, जबकि इतनी ज़्यादा आज़ादी है, सब चीज़ है, इतने ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, उसके बावजूद अभी भी मैंने देखा है कि पेरेंट्स हमेशा पजेसिव रहते हैं लड़कियों के लिए। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं लड़कियां जो है वो घर से बाहर अगर हैं तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके वो वरीड रहते हैं। तो आज से अगर मैं बात करूं 37 साल पहले की, तो उस टाइम पेरेंट्स का बहुत स्वाभाविक था, जबकि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं है, सब चीज़ें नहीं है, तो उन चीज़ों को लेके तो मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए, मेरे पेरेंट्स को दोनों को जाना पड़ा पंजाब में उनके लास्ट राइट्स के लिए, और इन बिटवीन मैंने जाके पुलिस ज्वाइन कर ली। मैंने कहा कि पीछे से ज्वाइन कर लूंगी तो आएंगे तो गिला शिकवा जो होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, जो मार पिटाई होगी वो देख लेंगे, लेकिन अभी तो जाके अपनी ख्वाहिश पूरी करो कि आप जाके देख रहे हैं और जो कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने करके जाके दिल्ली पुलिस ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद हम लोगों का पहला ऐसा बैच था जिसमें लड़के और लड़कियों की ट्रेनिंग इकट्ठी हुई। उससे पहले क्या होता था, लड़कियों की ट्रेनिंग सेपरेट होती थी, लड़कों की ट्रेनिंग सेपरेट होती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग जिसको कहते हैं वो नहीं होती थी। लड़कों की हार्ड होती थी, लेकिन लड़कियों को कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस रहती थी उनके लिए। तो लेकिन जब ज्वाइंट ट्रेनिंग हुई तो ज्वाइंट ट्रेनिंग में भी लड़कों को ये शिकायत थी कि लड़कियों से थोड़ा लो ग्रेड की ट्रेनिंग कराई जाती है, कि इनको थोड़ा सा इस तरीके से वो किया जाता है कि लाइट मोड पे कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो इनसे सेकंड क्लास कैटेगरी की कराई जाती हैं, हमसे फर्स्ट क्लास कराई जाती हैं। तो ये बात ऐसे किसी दिन एक दिन फिक्रा कस दिया किसी ने कि ये तो लड़कियां जो है तनख्वाह बराबर लेती हैं और काम जो है वो हमारे हमसे हार्ड ट्रेनिंग कराई जाती है, इनसे जो है इजी ट्रेनिंग कराई। पहुंच गई ये कहा तो हम ही लोगों को गया, सामने ही कहा गया। तो ये चीज बड़ी चुभ गई, बाकियों को नहीं चुभी। 8 लड़कियां थी, हम 44 लड़के थे, तो मुझे ये बात बड़ी हर्ट हुई। मैंने कहा कि ये तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा, ये तो कि बताना पड़ेगा कि हम किसी से कम नहीं वाली बात है। तो और मैं तो खुद इस तरह का जज्बा रहा, मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे जिस तरीके की परवरिश दी थी, तो ख़ास तौर से जब आप घर में बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, परेशानियां होती हैं, तो आप शुरू से ही जुझारू हो जाते हैं। मैं ये मानती हूँ, आपकी स्ट्रेंथ जो है ना वो शुरू से ही दिखने लग जाती है, और आपको ये लगने लग जाता है कि आपको मेहनत ही आपका एक रास्ता है कोई चीज़ अचीव करने के लिए। तो मुझे लगा कि अब तो हमें भी कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो मैंने चुपचाप बिना बताए, क्योंकि मेरी शुरू से नेचर रही है कि मैं मेहनत साइलेंटली करती हूँ, सफलता शोर मचाती है, वो वाली मेरी एक सोच रही है। और मैं सभी को ये कहना भी चाहूँगी कि जो भी काम करें वो इतनी साइलेंटली करें कि जब आपकी जो उसका रिजल्ट निकल के आए वो शोर मचाए, तो उसका मजा ही एक अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने अभी सॉरी बीच में इंटरप्ट करूंगा, जो आपने ये बात कही इससे मुझे एक फ्लैशबैक कुछ चीज़ें याद आ गई। मैं आपके बारे में न्यूज़पेपर्स में इंटरनेट पे पढ़ रहा था, 2-3 चीज़ें काफ़ी बहुत अहम भूमिका रही हैं आपकी। जैसे एक दिल्ली में जीबी रोड है, वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ हैं, उनको रेस्क्यू कराने में मैंने काफ़ी पढ़ा। मैं जानना चाहूँगा आप डिटेल में थोड़ा उसके बारे में बताएं। दूसरा, कोविड के दौरान जो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई और आपकी फैमिली में भी काफ़ी कुछ रहा। उसके बाद कमला मार्केट की बात है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग थी, उस दौरान भी काफ़ी आपके बारे में मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है। तो मैं चाहता हूँ इन 3 चीज़ों के बारे में थोड़ा आप डिटेल में हाँ नहीं बिल्कुल, मैं वही सबसे पहले तो जैसे ट्रेनिंग का मैं आपको बता रही थी कि ये बात ने मुझे इतना ज़्यादा वो मन में मेरे एक एंथुजियाज्म भरा कि मैंने चुपचाप जो है अपने रूम में मेहनत करनी शुरू की, 100 दंड बैठक लगाने शुरू किए, ताकि मैं लड़कों के, क्योंकि आप देखिए ना लड़कियों का जो स्टेमिना है या लड़कियों की जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो लड़कों के फिजिक लड़कों के इक्वल नहीं होती है। आपको उस इक्वल में करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो वो तभी कर पाते हैं। अगर आपको फर्स्ट क्लास रास्ता चढ़ना है तो यू हैव टू मेक योर ग्रिप्स जस्ट स्ट्रांग, तो उसके लिए आपके शोल्डर्स मजबूत होने चाहिए, आपकी जो रिस्ट हैं ये मजबूत होनी चाहिए। तो वो तभी होंगे कि जब आप दंड बैठक लगाएंगे तो आपकी ये चीज़ें जो है वो सॉलिड होंगी और आप रस्सा जो है बिना पैरों की हेल्प के चढ़ पाएंगे। तो वो चीज़ें मैंने सारी अपनी वो मेहनत की और अपने बैच को फिर मैंने टॉप करके दिखाया।
ऑलराउंड बेस्ट आई, लॉ में फर्स्ट आई। दैट वाज द मोमेंट कि उनको भी समझ आया होगा कि हमने कहाँ किसको फिक्रा कस दिया। तो ये मेरा कहने का मतलब कि सफलता जो है वो शोर मचानी चाहिए इंसान की। उससे क्या हुआ कि फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पोस्टिंग रही पुलिस की, क्योंकि 37 साल की जॉब रही है, उसमें बहुत सारे मौके ऐसे आए कि, और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि हमारे टाइम पे मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, अभी भी है, इक्वालिटी अभी भी पर उस नहीं time बहुत है, ज्यादा लेकिन था। उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ यही होता था कि आदमी काम करे और औरत घर बैठे। बैठे। और लेकिन उस मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में अपने आप को प्रूव करना, आपको ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, ये दिखाने के लिए कि आप इक्वल हैं और आप कुछ कर सकती हैं, जो एक मैन के अकॉर्डिंग आप काम कर सकती हैं। तो उसके लिए हमेशा ही पुलिस में रह के जो 37 साल की जॉब रही, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर रही, तो मुझे ये रहा कि मुझे भी प्रूव करना पड़ा 10 जगह, 3 गुना काम करके प्रूव करना पड़ा कि वी आर केपेबल और वी कैन डू। अगर हम कुछ भी सोच लेते हैं लाइफ में तो हम करके दिखा सकते हैं, लड़कियां किसी से कम नहीं है, मेरा ये था। आप ये देखिए, ट्रेनिंग में ही मैंने बुलेट मोटरसाइकिल चलानी सीखी, सारे दिल्ली पुलिस के ट्रक तक मैंने ड्राइव करने सीखे। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि नहीं बाकी किसी लड़की ने नहीं सीखा, लेकिन मुझे था कि मुझे हर चीज़ वो आनी चाहिए। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऑटो रिक्शा तक बहुत अच्छा चला लेती हूँ, दिल्ली पुलिस की सारी गाड़ियाँ चला लेती हूँ, सब कुछ आता है चलाना। तो ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ थी, क्योंकि जब आप आगे बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको लीक से हटके करना पड़ता है, तभी आप कुछ ना कुछ आगे निकल के आ पाते हैं। तो आपने बात की कमला मार्केट की, तो मेरी पोस्टिंग 2009 में जगह जगह पोस्टिंग्स रहने के बाद 2009 में मुझे कमला मार्केट एसएचओ लगा दिया गया। इससे पहले मैं लोधी रोड भी एसएचओ रही, वहाँ पर भी कई मर्डर केसेस वगैरह हम लोगों ने सॉल्व किए। लेकिन कमला मार्केट का जो टेन्योर था मेरा, वो एक मैं ये कहूँगी कि मेरी लाइफ का एक जो एक गोल्डन पीरियड जिसको कह सकती हूँ, कि मैंने उस पीरियड को एंजॉय भी किया, मैंने उस पीरियड में बहुत ज़्यादा मेहनत भी की, मैंने उस पीरियड में बहुत सारा सोशल वर्क किया, और एक अपनी एक अलग जो लीक से हटके जो पहचान मेरी बनी, वो कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में बनी। जब पहली मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे लगता था कि बहुत बेकार पुलिस स्टेशन में मुझे लगा दिया गया है, यहाँ पर रहकर काम करना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे पता था कि उस थाने के एरिया में एक रेड लाइट एरिया है, जहाँ पर कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लड़कियों को अलग अलग स्टेट से, जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहला फुसला के लोग ले आते हैं और लाकर वहाँ बेच दिया जाता है, उसके बाद उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है। तो ये चीज़ जो थी वो माइंड में थी, और इस चीज़ को लेके मैं वरीड थी कि ऐसी जगह पर काम करना। और उसके बाद खाली उस पुलिस स्टेशन की एक रेड लाइट एरिया ही, मैं ये नहीं कहूँगी कि खाली एक वही एक ऐसी जगह थी कि जिसकी वजह से आप परेशानी में थे। वहाँ पर आपका बहुत बड़ा रामलीला ग्राउंड, जिसमें कि हज़ारों रिलीजियस फंक्शन, हज़ारों हिस्टोरिकल फंक्शन, हज़ारों पॉलिटिकल फंक्शंस होते रहते हैं, और जिसमें आपको आए दिन सुबह 5 बजे से अरेंजमेंट शुरू होता था तो रात के 12 बजे तक यही नहीं पता होता कि क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। फिर बगल में ही बिल्कुल आपके रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो बिल्कुल बगल में पड़ता है, और सारा मिक्स पॉपुलेशन एरिया, हिंदू मुस्लिम वहाँ पर जो, जिसमें कि आपको हमेशा इस बात का एक जो कम्युनिटी पुलिसिंग करने की मौका मिलता है ना, वो भी वहाँ पर था। और साथ में ये भी कि डर भी एक रहता था कि कहीं रॉयट ना हो जाए, कोई ऐसी किसी की भावना ना भड़क जाए। तो ये सब चीज़ों का बड़ा आपको एक मल्टी टास्किंग हो जाती है वहाँ पर, और आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से और एक बड़ी सूझबूझ के साथ उस एरिया को हैंडल करना पड़ता है। तो मैं ये देख रही थी कि मेरी पोस्टिंग हुई, तो मेरे शुरू में तो मुझे लगा कि मुझे कहाँ पोस्ट कर दिया गया, मैं पता नहीं यहाँ पर काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अब क्योंकि पोस्टिंग हो गई थी तो चैलेंज लेना शायद मुझे शुरू से बड़ा मेरे लिए, मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई भी चैलेंज मिलता है लाइफ में तो मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ और मुझे पता लगती है कि मैं क्या 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 लाइफ में कर सकती हूँ, वो मुझे चीज़ सोच के अच्छा लगता है। तो मैंने भी उसको एज ए चैलेंज लिया। जब मैंने पहली बार विजिट किया जीबी रोड, तो ऊपर इतना हॉरिबल कंडीशन थी कि जाते सार मैं 2 मिनट के अंदर ही नीचे आ गई, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई मुझे वहाँ, क्योंकि इतनी सारी लड़कियाँ वहाँ भेड़ बकरियों की तरह जैसे छोटे छोटे दड़बों में उनको रखा जा रहा है, और जो काम वो कर रही थी उससे बहुत मार्मिक सिचुएशन मैं कह सकती हूँ। लेकिन पता था कि अब पोस्टिंग हो गई है तो आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम, और काम करना है तो नेचुरली आपको उसके लिए सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो वहाँ क्या था कि सबसे बड़ा एक ब्लेम था पुलिस के ऊपर कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होने का। कोई भी एनजीओ जो थी वो आके कमला मार्केट की पुलिस को लेके
रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनके मन में हमेशा ये रहता था कि कमला मार्केट में जो पुलिस स्टाफ है वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है, जिसकी वजह से वो जीबी रोड से जिस ब्रॉथल में वो लड़की को रखा गया है वहाँ से उसको गायब कर देते हैं, और लड़की हम रेस्क्यू कराने जाते हैं तो रेस्क्यू नहीं होती है। ये रेपुटेशन मुझे जब मैं गई तो मुझे मिली इस तरह की, तो मैंने इस मिथ को तोड़ने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैंने सबसे पहले यही किया कि इन्फॉर्मेशन जैसे ही मेरे पास आए वो इन्फॉर्मेशन मेरे ड्राइवर तक ना पहुँचे। मतलब मैं एक एक बंदे से कोशिश करती थी कि वो इन्फॉर्मेशन किसी को भी लीक ना हो, और ये भी कोशिश करती थी कि अगर गाड़ी जीबी रोड की तरफ सीधी जाएगी तो लोगों को पता लग जाएगा कि मैं किसी रेड पे जा रही हूँ। तो मैं अपनी गाड़ी को, जिप्सी को पहले कहीं और ले जाती थी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि अगर कोई मेरा पीछा भी कर रहा है तो उसको ये पता लगे कि मैम तो दरियागंज की तरफ जा रही हैं, और वहाँ गाड़ी खड़ी करनी, वहाँ से टैक्सी करनी, टैक्सी करके जीबी रोड पे पहुँच के जाके उस ब्रॉथल पे पहुँच के उस लड़कियों को रेस्क्यू कराना। इस तरह से स्टार्टिंग में मुझे करना पड़ा, ताकि जो एक मिथ है, जो पुलिस की एक बैड इमेज क्रिएट की गई है, वो इमेज टूट सके, कि ये पॉजिटिव एक मैसेज जा सके कि नहीं, हर पुलिस ऑफिसर वैसा नहीं होता, और जब कुछ करने का आपके मन में आप ठान लेते हो तो आपको रास्ते में कोई रुकावटें नहीं आती हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए। मैक्सिमम लड़कियां जीबी रोड से रेस्क्यू कराने का मुझे अवार्ड मिले, बहुत सारी एनजीओज़ ने अवार्ड दिए, रोटरी क्लब ने अवार्ड दिया, इवन दिल्ली वुमेन कमीशन ने अवार्ड दिया, बहुत सारे कॉलेजेस ने अवार्ड दिए। जीजाबाई अवार्ड दिया मुझे शिवाजी कॉलेज ने, खालसा कॉलेज ने अवार्ड दिया। इवन अमेरिका के टेक्सास में एक एनजीओ है, उस एनजीओ तक ने मुझे अवार्ड दिया इस काम के लिए, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लड़कियां वहाँ से रेस्क्यू कराई, और साथ में फैक्ट्रियों से बच्चों को मैंने रेस्क्यू कराया। तो वो एक पीरियड मेरा गोल्डन पीरियड था, जिसमें मुझे ये मैं कह सकती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करने का मौका मिला। साथ में आप जीबी रोड के साथ साथ आप किसान रैली, जाट रैली, बाबा रामदेव वाला जो इंसिडेंट हुआ था, आई वॉज एसएचओ एट दैट टाइम। फिर अन्ना हजारे जी 12 दिन के अनशन पे जब बैठे, मैं उस टाइम वहाँ थी। कॉमनवेल्थ गेम हुए, वो सब चीज़ें, इतना मल्टी आपको कहते हैं ना फ्लेवर देखने को वहाँ मिला, और बहुत सारी पॉलिसिंग करने को मिली। इसके अलावा मर्डर होते थे, रॉबरी होती थी, जो हीनियस क्राइम बहुत था, वो सब चीज़ों को टैकल करना डे बाय डे। फिर ऊपर से आपके स्टेडियम में मैचेस होते थे तो वहाँ भी ड्यूटियाँ करनी। तो डे नाइट मुझे याद आता है कि मैं वो पीरियड में शायद मैंने बहुत कम नींद ली होगी, अपनी हेल्थ भी मेरी बहुत इग्नोर हुई। लेकिन अब जब आपके ऊपर एक जिम्मेवारी दे दी जाती है, उस जिम्मेवारी को किस तरीके से आपने टैकल करना है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं फेलियर नहीं कभी ज़िंदगी में होना चाहती थी। मेरा शुरू से रहा कि मैं किसी भी फील्ड में फेलियर, मतलब मुझे लगता था कि मैं अपना 100% दूँ, उसके बाद सफलता तो उसके बाद ही है कि अगर है कि नहीं है। तो वो मैं कहीं पर भी, जब आप ये सोच लेते हैं कि मुझे फेल नहीं होना है, तो उसके लिए आप ट्रिपल मेहनत करते हैं। और कभी भी मेहनत, मैं ये ज़िंदगी में मैं इस बात को मानती हूँ कि कभी भी विफल नहीं जाती। जो भी इंसान ज़िंदगी में मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं उसका, आपको ये कह सकते हैं कि रिजल्ट आपको 100% की जगह 99% मिल सकता है। लेकिन ये नहीं होता कि आप मेहनत करें और वो मेहनत का आपको रिजल्ट ना मिले। तो वो सभी की लाइफ में रहता है और करना भी चाहिए, मैं ये मानती हूँ कि। फिर उसके बाद कमला मार्केट, जो कि सबसे बदनाम पुलिस स्टेशन, उसको पूरी दिल्ली में 186 पुलिस स्टेशन में फर्स्ट का अवार्ड दिलवाया मैंने। वो तभी हो पाया पॉसिबल कि काम इतना कर रखा था अपने टेन्योर में मैंने, जो क्राइम कंट्रोल करना, जो एक सोशल वर्क था, जो पॉलिसिंग थी। वहाँ सबसे बड़ी बात थी कि मुस्लिम कम्युनिटी थी, वहाँ की लड़कियों को पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेट किया मैंने। जाके मदरसों में, जो छोटे छोटे स्कूल थे वहाँ, उनमें जाके जहाँ से अजान देते हैं ना, आप यकीन नहीं करेंगे, उस अजान वाले माइक से मैं लड़कियों की मदर को एजुकेट करती थी कि आप अपनी लड़कियों को घर से बाहर निकालो, उनको पढ़ने के लिए भेजो, क्योंकि अगर आप लड़कियों को एजुकेशन दोगी तो वो कुछ ना कुछ इस लेवल पे पहुंचेंगी कि कल को उनके साथ अगर कोई हादसा भी हो जाता है तो उनको एटलीस्ट किसी के मोहताज नहीं रहना पड़े। तो ये चीज़ें, एक जो कि एक कहते ना, इसके लिए इतना पेन लेना पड़ता है, आपको अपना टाइम डिवोट करना पड़ता है, आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें अपने टाइम में से, शेड्यूल में से निकाल के, ये एक्स्ट्रा जो करिकुलम जो आप करते हैं वो करने पड़ते हैं। तो वो ये सब चीज़ें कमला मार्केट में रह के मैंने की। उसके बाद मेरी पोस्टिंग वुमेन सेल में होगी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में आप डोमेस्टिक वायलेंस के काफ़ी केसेस देखे। वहाँ पर मैंने उस चीज़ को कैसे बेटर किया जा सकता है वो भी देखा, कि अगर हम अच्छी काउंसलिंग किसी को देते हैं तो आप किसी का घर बसाने में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। तो
कंप्लेनेंट को अगर पीसफुल हेयरिंग दे दी जाती है तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो आगे निकल के आती है, क्योंकि हर एक इंसान अंदर से भरा हुआ होता है, उसको ये होता है कि कोई उसकी बात को सुन ले अच्छे से। तो वो एक पीसफुल हेयरिंग देना वो बहुत ज़रूरी है हर एक प्रोफेशन में। तो यही चीज़ था कि पुलिस के पास तो देखिए मैं ये मानती हूँ कि अमीर आदमी पैसे से काम करा लेता है, सिफारिशी आदमी सिफारिश के साथ करा लेता है, लेकिन जो एक सबसे लो तबके का जो इंसान है, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, अगर आप उन लोगों को सुनते हो, उन लोगों की हेल्प करते हो, उन लोगों के लिए आप काम करते हो, तो आपको इस तरीके का ब्लेसिंग्स जो मिलती हैं ना, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने लाइफ में इस मामले में मैं बहुत लकी रही कि मैंने उन लोगों का साथ दिया, क्योंकि मैं खुद मिडिल परिवार से थी, मैंने बहुत गरीबी देखी थी घर में, तो मैं उन लोगों के पेन को बहुत अच्छे से समझती थी। तो मेरे को ये था कि मैं इन लोगों को हेल्प करूं जिनको कोई करने वाला नहीं है, तो इनकी जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी। तो वो मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ करने की कोशिश की। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जगह जगह हम लोगों ने दी। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मैं दिल्ली पुलिस में रह के इन लोगों की मदद करके, इन लोगों को साथ रख के, इन लोगों को के साथ आप जब कनेक्ट होते हैं तो जो एक आपकी बॉन्डिंग बनती है, उसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, क्योंकि आपको अमीर आदमी घर के चार दीवारी में बैठा हुआ आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला। आपको इन्फॉर्मेशन कौन देता है पुलिस में? जो आपके पटरी पे बैठा हुआ है, जो आपकी रेडी लगा रहा है, छाबा लगा रहा है, कोई छोटी छोटी पान की दुकान है, कोई चाय की दुकान है, ये वाले लोग जो है ना, वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्राइम अगर कोई है। तो आपको मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि क्या होता था कि कमला मार्केट में मर्डर हो जाता था तो 100 नंबर पे कॉल बाद में जाती थी, मुझे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती थी। तो मेरा स्टाफ हंसता था, कहते कि मैं उनको फ़ोन करके बोलती थी कि ऐसे ऐसे मर्डर हो गया है, फटाफट स्टाफ भेजो, मैं जा रही हूँ। तो वो हैरान होते थे, कहते नहीं मैडम अभी तो कोई कॉल ही नहीं आई, आप कहाँ मर्डर बता रही हो? तो मैं कहती थी कि नहीं, मर्डर हो चुका है और फटाफट आप भेजिए टीम को मौके पे, मैं भी पहुँच रही हूँ वहाँ। तो ये आपके रिलेशन हैं जो आप एक उन लोगों के साथ बिल्ड करते हैं, जो आपके साथ कनेक्ट होके आपको सारी इलाके की एक एक वन टू ऑल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ऐसे लोगों को साथ लेके जब आप चलते हैं लाइफ में, तो बहुत कुछ आपके करने के लिए होता है आपके पास, और बहुत कुछ आप सोसाइटी के लिए करते हैं, बहुत कुछ आप ये कहिए कि अपने लिए ब्लेसिंग्स इकट्ठी करते हैं, वो सब चीज़ें। फिर इसके बाद आपने जैसे एक क्वेश्चन मुझसे और किया कि ड्यूरिंग द कोविड, हाँ, कोविड का भी मैं बात करूंगी आपसे। और मैं एक चीज़ और कि जैसे सेल्फ डिफेंस का मैंने बताया आपको, ऐसे हमने युवा प्रोग्राम शुरू किए। युवा में जो हमारे जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, या ये कहिए कि जो बच्चे क्लास में फेल हो गए हैं और आगे कुछ नहीं कर रहे हैं, या बडिंग क्रिमिनल जो एक एक क्राइम में, कहीं छोटे छोटे क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, वो एक एक उन्होंने क्राइम किया लेकिन उनको कोई दिशा विहीन घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए दिल्ली पुलिस ने खास तौर से युवा प्रोग्राम चलाया हुआ है, जिसमें कि हम लोग उन लोगों को बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करके, उन कंपनियों के साथ उनके जो स्किल प्रोग्राम है, वो स्किल प्रोग्राम में हम उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उनको जॉब्स मिलती हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे ये प्रोग्राम भी इस तरह के चल रहे हैं, जिसमें हम लोग सोसाइटी को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मीटिंग करते हैं, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मीटिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं कि आप अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, या आप एक कम्युनिटी की हेल्प करना चाहते हो, या कम्युनिटी के साथ मिलके आप कोई काम करना चाहते हो, तो इन लोगों को साथ लेके आपको चलना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो दिल्ली पुलिस इस तरह के बहुत सारे काम जो है वो करती रहती है, हमने भी किए अपनी लाइफ में बहुत सारे। उसके बाद आया कोविड, जो आपने कहा। मैं साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में इन बिटवीन मेरी प्रमोशन हो चुकी थी, 8 साल हो गए प्रमोशन को भी। तो मैं कोविड सेल की इंचार्ज थी यहाँ पर। वुमेन सेल के साथ साथ मुझे कोविड सेल भी देखना था। तो कोविड सेल में आने के बाद लाइफ में एक ट्रेजेडी भी हुई, और बहुत, क्योंकि वो एक ऐसा वक्त था, एकदम ऐसी महामारी हमारे कंट्री में, क्या सभी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गई, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ लोगों को झेलना पड़ा। बहुत सारे लोगों के घरों में ट्रेजेडियाँ हुई उस दौरान। एक टाइम ऐसा था, मैं कोविड सेल की इंचार्ज थी और मेरी वजह से कोविड मेरे घर में आ गया, मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया, मेरे हस्बैंड को, मेरे सर्वेंट को, मेरे फादर 90 ईयर ओल्ड मेरे पास थे उस टाइम, उनको कोविड हो गया। मेरे एक कज़न ब्रदर आए हुए थे मिलने के लिए, उनको कोविड हो गया। ये सब करने के बाद जब कोविड हो गया तो एक टाइम ऐसा भी था कि घर में कोई लॉक लगाने वाला भी नहीं था। पुलिस स्टेशन वालों को मैंने फ़ोन करके घर में ताला लगवाया, सभी लोग एडमिट थे हॉस्पिटल में,
और 26 दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद मैं खुद अपोलो में एडमिट थी, मेरे हस्बैंड अपोलो में एडमिट थे। कहीं ना कहीं उनके लंग्स ज़्यादा वीक हो गए थे, तो मेरे हस्बैंड की 26 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद डेथ हो गई। वो पीरियड बहुत ही ज़्यादा पेनफुल पीरियड था, क्योंकि 2020 में उनकी डेथ हुई 15 जून। तो वो उस टाइम क्योंकि फर्स्ट वेव आई थी, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को भी इस बारे में पता नहीं था, हम लोगों को भी इतना पता नहीं था। और उस सिचुएशन में पुलिस ने, आपको पता ही है कि कोविड में सबसे ज़्यादा अगर पॉजिटिव रोल प्ले किया तो वो पुलिस ने पे किया, और Right. हर स्टेट में किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक्स्ट्रा, मैं ये कहूँगी कि रोल प्ले किया, क्योंकि शुरुआत शायद दिल्ली से हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ लार्ज स्केल पे ये चीज़ें फैली हुई थी, तो काफ़ी कुछ करना पड़ा। आप ये देखिए कि हस्बैंड की डेथ हो जाए, आपकी पूरी फैमिली, क्योंकि मेरे सारे भाई बहन सेटल्ड हैं। एक मैंने बड़ी अच्छी एक ज़िंदगी में चीज़ सीखी कि इंसान गरीब तो पैदा हो सकता है, लेकिन उसे मरना गरीब नहीं चाहिए। उसको लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि वो मरे गरीब नहीं। तो मैंने, क्योंकि कांस्टेबल थे मेरे फादर, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर आई, तो मैंने लाइफ में ये सोचा कि जितना स्ट्रगल मुझे अपनी स्टडी के लिए करना पड़ा, जितनी चीज़ों में मैंने अपनी परेशानियाँ देखी, वो मेरे भाई बहनों को ना देखनी पड़े। तो मैंने सारे भाई बहनों को बेटर एजुकेशन देने के लिए, उनकी, मेरी, जैसे मैंने बताया कि 26 साल की एज में मेरी बड़ी सिस्टर विडो हो गई थी, उसके 4 बच्चे, मेरे अपने 2 भाई बहन छोटे, जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी और जो अभी बहुत छोटे थे जब मेरी 25 साल पहले मदर की डेथ हो गई, उनकी परवरिश, एक सिस्टर थी उसकी परवरिश, सबकी परवरिश करके 8 लोगों की शादियां करना, उनको इस लेवल पर पढ़ा के कि आज की डेट में मेरी पूरी फैमिली जो है वो फॉरेन कंट्री सेटल्ड है। तो मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया कि मैं गरीब घर में पैदा ज़रूर हुई थी, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं मरने का गरीब नहीं सोचा। तो आज की डेट में सब लोग बाहर सेटल्ड हैं। तो उस टाइम मैं बताना चाह रही थी कि जब खासतौर से कोविड का टाइम था, तो उस टाइम मेरी पूरी फैमिली क्योंकि बाहर थी, मेरे इन लॉज की पूरी फैमिली बाहर थी, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके थे, तो मेरी जो ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ, वो भी फॉरेन कंट्री में थे। एक भी बंदे का आपके पास ना होना, फैमिली मेम्बर्स का, एक ही एक आपका बेटा हो, वो भी फॉरेन कंट्री में हो, उसको भी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रोन्स डिजीज़ थी, तो उसका भी ऑपरेशन था 1 महीने बाद। और हस्बैंड के लास्ट राइट करने के लिए कहते हैं कि बच्चे का पास होना बहुत ज़रूरी होता है, उसका भी पास ना होना, वो बड़े पेनफुल मोमेंट थे मेरी लाइफ के। लेकिन जब आप डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं ना, कि आपको, जैसे ही हस्बैंड की डेथ का मैसेज आया तो मुझे लगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आके मेरे शोल्डर पे बैठ गई है। वो वक्त रोने का नहीं था, चिल्लाने का नहीं था, मैं रो रही थी, साथ साथ मुझे देखना पड़ रहा था कि मुझे क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है। मुझे देखना है कि क्रीमेशन ग्राउंड में उनके क्रीमेशन के लिए सामान पहुंचाना, उनको, क्योंकि उस टाइम डेड बॉडी नहीं दी जाती थी, तो आपको पीपी किट पहन के आपने जाना है वहाँ पर। वो सब चीज़ें रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करना, देयर इज़ नो वन कि जो आपको फ़ोन करके बता सके कि आपके हस्बैंड की डेथ होगी, तो आप खुद फ़ोन कर करके बोल रहे हैं, फिर लोगों के कॉन्डोलेंस के लिए फ़ोन आना, वो सारे सुनना, वो बड़ा पीरियड जो पेनफुल वो टाइम रहा। लेकिन उस टाइम में भी अगर आप हिम्मत बनाए रखते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जब आपको पता नहीं क्या 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 लाइफ में सहना पड़ेगा, और उस टाइम में अगर आप अपनी पेशेंस लूज़ नहीं करते, आप अपने आप को स्ट्रेंथन रखते हैं, आप अपने आप को इतना मोटिवेट करके रखते हैं, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये मैं आपके इंटरव्यू के थ्रू खास तौर से, क्योंकि जब आप YouTube पे डालेंगे तो हज़ारों लोगों के पास ये इंटरव्यू जाएगा, उस यूथ को मोटिवेट करने के लिए कि हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों में लाइफ में घबरा जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप सीखें कि किस तरीके से आपने इस तरह की सिचुएशंस में भी अपनी पेशेंस लूज़ नहीं करनी है, किस तरीके से आप अपने आप को स्ट्रेंथन रख पाते हैं, किस तरीके से आप सोचते हैं कि आपने जो काम, आप जो जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई है, उसको आपने कैसे निभाना है। तो वो मुझे दिख रहा था कि मेरे बेटे के लिए अब मैं एक खाली मदर नहीं हूँ, मैं एक अब फादर भी हूँ। तो जो फादर है उसको रोने का हक नहीं दिया जाता, मदर तो फिर रो लेती है, फादर मुझे लगता है कि वो अंदर खून के आंसू पी के रह जाता है। तो वही वाली बात है कि मुझे उस टाइम आंसू नहीं दिखाई दे रहे थे, मुझे दिखाई दे रहा था कि मुझे अपने हस्बैंड के लास्ट राइट खुद करने हैं, मुझे अपनी फैमिली को देखना है। और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से 1.5 साल तक मैं अपने बेटे को नहीं मिल पाई। आप बेबसी देखिए कितनी, कि बेटा फॉरेन कंट्री में है, सारे रिलेटिव फॉरेन कंट्री में, वो आ नहीं पा रहे हैं मेरी हस्बैंड की डेथ पे, और मेरे बेटे का 1 महीने बाद ऑपरेशन है, मैं अपने बेटे को देखने नहीं जा पा रही हूँ। ये जो चीज़ है, जो पेन है,
वो बहुत बड़ा है अपने आप में। और उस टाइम हज़ारों लोगों ने क्योंकि अपनी फैमिलियों को खोया, हज़ारों लोगों के साथ ये इस तरह के इंसिडेंट हुए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आई वाज द अलोन, सबके बहुत लोगों के साथ, कईयों की फैमिली में दोनों ही पेरेंट्स चले गए, तो उन लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल था। पता नहीं किस तरीके से उन लोगों ने मैनेज किया। तो क्या होता है कि जब आप दूसरे के दुख को देखते हैं तो आपको अपना दुख थोड़ा कम दिखाई देता है। तो कोविड से ये सब चीज़ें जो है लाइफ में हुई, लेकिन हिम्मत ना हारना मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मकसद रहा है। उसी में मैंने हमेशा हर सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखने की और अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए क्या क्या मुझे एफर्ट्स करने हैं, उन चीज़ों के मेरी कंसंट्रेशन जो है हमेशा लाइफ में ज़्यादा रही है। तो यही मैंने सोचा है कि भी जब भी कभी मुश्किल आए तो आपको अपनी सबसे पहली बात तो पेशेंस नहीं लूज़ करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। कोई भी काम आप करते हैं तो आप इतना उसको शिद्दत के साथ करें कि रास्ते अपने आप आसान बनते चले जाएं। तकलीफ़ें हर एक की लाइफ में आती हैं, उनको कैसे पॉजिटिव वे में आपने निकलना है उस रास्ते से वो आपको देखना पड़ेगा। और चीज़ बताऊं कि एजुकेशन कोई बैरियर नहीं है। कहाँ एक आपको बताऊं एक छोटा सा मजाक वाली बात कि जब मैं 12वीं कर रही थी तो एक दिन एक पंडित जी घर में आ गए। उन्होंने कह दिया कि बेटी तुम तो 12वीं से आगे पढ़ ही नहीं सकती हो। बड़ा बुरा लगा कि पंडित जी कह रहे हैं 12वीं से नहीं, बड़ा बुरा लगा कि 12वीं के बाद मैं पढ़ नहीं सकती और मुझे ग्रेजुएशन करके पुलिस में आना है। तो कैसे करूंगी भी, अगर ये पंडित जी की भविष्यवाणी सिद्ध हो गई तो कैसे बात बनेगी। तो मैंने कहा जी पंडित जी को ही झूठ करना पड़ेगा अपने आप को तो कुछ करने के लिए। तो मैंने वो जब जब मुझे मौका मिला, मैंने आपको बताया कि पहले शादी से पहले अपना ये जो पुलिस में आने से पहले ग्रेजुएशन किया, ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया, मेरी पोस्टिंग हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीच में। तो मैंने कहा इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो मिल ही नहीं सकती, आप सर्व भी करें और साथ साथ आप पढ़ाई भी करें। मैंने परमिशन ली और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। साथ साथ मैं ड्यूटी कर रही हूँ, साथ साथ मैंने 2 साल में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। 59 की अब एज में मैं LLB कर रही हूँ ताकि जब मैं रिटायर हूँ तो मेरे पास एक और एक्स्ट्रा डिग्री हो। तो मैं बताना चाहती हूँ कि लाइफ में अगर आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी कोई बैरियर नहीं है, आप किसी भी एज में पढ़ाई कर सकते हैं। और आपकी जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करती है, आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब जैसे हर कोई कहता है कि पुलिस से रिटायर होने के बाद आप क्या करेंगे, तो मैंने उसके लिए भी आगे की प्लानिंग सोच रखी है कि मैं LLB जो कर रही हूँ, मैं जाकर कनाडा में अपने बेटे के, क्योंकि मुझे अपने बेटे के पास शिफ्ट होना पड़ेगा, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जाऊँगी वहाँ पर इमिग्रेशन लॉ 1 साल करूँगी और उन लोगों को हेल्प करूँगी जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, जिनको वहाँ पर इमिग्रेशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है और वो कर नहीं पाते हैं। उन लोगों को मैं मदद करने की सोच रही हूँ आगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बहुत सारा काम करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि इससे बढ़िया आप सोसाइटी को कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बहुत सारा काम करना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ रहकर जो एक सम्मान, जो एक रुतबा, जो आप ये कहिए कि जो मेडल लाइफ में आपको मिले, जो एक एप्रिसिएशन मिली, जो एक आपको जगह जगह आपकी एक पहचान बनी, वो मुझे कमला मार्केट से मिली। तो पर्टिकुलर उस काम को मैं अपनी लाइफ में ज़रूर आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ और मैंने किया भी है। मैंने 5 लड़कियों की शादियाँ कराई जो GB रोड से मैंने रेस्क्यू कराई थी। जो लोग उन्हीं लोगों को विजिट करते थे, उन्हीं लड़कियों की मैंने शादियाँ कराई। आज की डेट में वो अपने घर में सुखी हैं, सबके 2-2 बच्चे हैं। कोई मुझे दादी कहता है, कोई नानी कहता है। तो वो भी एक लाइफ में बहुत बड़ा एक खुशी का पल रहता है, खुशी का पल रहता है। और एक चीज़ और, मैं जो आप यकीन नहीं करेंगे कि जब, क्योंकि एक एक लड़की को 10-10, 15-15 कस्टमर अटेंड करने पड़ते थे कमला मार्केट में, उस पुलिस स्टेशन के एरिया में काम करके जो एप्रिसिएशन तो आपको मिलती है, जो एक आप इमोशनली जो कनेक्ट होते हैं लोगों के साथ, वो बहुत मोमेंट्स वो ऐसे थे कि रुलाया। उन मोमेंट्स ने मुझे जगह जगह बहुत बार रोई हूँ। कई लड़कियों ने तो अपने मंदिर में मेरी फ़ोटो लगाई हुई हैं। यू कांट बिलीव दैट। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन वेस्ट बंगाल के कई मंदिर में लड़कियों ने, जिनको मैंने रेस्क्यू कराया, उन्होंने अपने मंदिर में मेरी तस्वीरें लगाई, जो कि मुझे लोगों ने आके बताया कि आपकी उस घर में, आपके मंदिर में आपकी पूजा होती है, क्योंकि वो लड़की कहती है कि उस नर्क से मुक्ति दिलाने वाली आप। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि एक और मुझे इमोशनल एक मोमेंट याद आ रहा है कि मैंने एक लड़की को रेस्क्यू कराया, वो मुस्लिम लड़की थी। उस लड़की ने आके पहले तो मुझे बहुत 30 मिनट तक हग करती रही कि मुझे वापस कहीं वहीं तो नहीं छोड़ आएंगी ये, कि आंटी आप मुझे वापस तो नहीं वहाँ छोड़ के आएंगी। उसके बाद जो था, उस लड़की ने अपने गले से एक काले धागे में लॉकेट पहना हुआ था अल्लाह का, स्टील का,
उसने वो लॉकेट उतारा और मेरे गले में डाल के मुझे बोलती है कि मैंने आपको अपना अल्लाह दिया, आपने मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाई है। वो इतने इमोशनल मोमेंट जो थे ना, वो लाइफ में मैं कहती हूँ कि दोबारा कभी आ नहीं सकते। और मैं बहुत कुछ सोसाइटी के लिए अब तक जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितना मैं करना चाहती थी, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। अभी भी मैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव रहती हूँ ताकि मैं लोगों को गाइड कर सकूँ। ट्विटर के माध्यम से ख़ास तौर से मैं स्पेसेस जो होते हैं उन स्पेसेस में जाती हूँ, लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से पुलिस जो है वो आप लोगों के लिए काम करती है। आप एक जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, क्योंकि हमेशा पुलिस से लोग घबराते हैं, क्योंकि पिक्चरों ने और ख़ास तौर से जो पहले मदर्स होती थी ना, तो बच्चे को डराने के लिए कि ये हाँ मत करो, पुलिस इसको अरेस्ट करके ले जाओ जी, तो ये जो खौफ जो पुलिस का मन में डाल रखा था ना, और जो सोसाइटी देखती है वही चीज़ें सीखती है। फिल्मों ने बहुत बड़ा नेगेटिव रोल हम लोगों की लाइफ में प्ले किया है, तो उन चीज़ों को मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन सोशल प्लेटफॉर्म जो अब मिले हैं तो उनके थ्रू इन चीज़ों को जो पुलिस की नेगेटिव इमेज है उसको पॉजिटिव करने की काफ़ी हद तक कोशिश, क्योंकि पुलिस बहुत कुछ करती है। अगर हम लोगों के साथ कोई 1 वीक तक रह कर देखे तो उसको समझ आए कि पुलिस कितना काम करती है। हम त्योहार घरों में नहीं मना सकते, खुशियाँ घरों में नहीं सेलिब्रेट कर पाते, हम लोग दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। तो एक रिस्पेक्ट ज़रूर मांगते हैं हर कोई, और अगर कोई पुलिस को रिस्पेक्ट देता है तो मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट हम लोग भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, और ये चाहते हैं कि हम लोगों को भी लोग सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट भरी नज़र से देखें। तो जहाँ पर भी कहीं पॉजिटिव रोल में हम लोगों को बुलाया जाता है तो बहुत खुशी मिलती है। जैसे आज आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतना अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया, और आज आपसे गुफ्तगू करके मुझे लगता है एक बहुत पॉजिटिव मैसेज मेरे थ्रू आपकी ऑडियंस के पास पहुंचेगा। और अगर मेरी लाइफ से, मेरी इंस्पायर स्टोरी से अगर कहीं पर भी कोई यूथ कुछ सीखता है तो मुझे लगेगा कि मैंने इस सोसाइटी के लिए कोई बिल्कुल, मतलब बहुत सारी चीजें आपने शेयर करी हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया, और मैं बोलना भी नहीं चाह रहा था। आपके सारे सवालों के जवाब मैंने लगता है कि खुद हाँ, ही मुझे लगता है मेरे सारे सवाल जो मैं लिख के लाया था, फोन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि अब अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैम। सो मैंने बहुत सारी चीजें, आपने जो क्वेश्चन से आंसर्स दिए, मैंने एक चीज नोटिस करी आपके लाइक ऑन द गोइंग प्रोफाइल और सारी चीजों में, आप क्रिएटर्स को बड़ा हेल्प करते हैं, जो क्रिएटर्स डिजिटली कुछ करना चाहते हैं। बल्कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि अरे क्या कर रहे हो तुम, ये इंटरनेट पे वीडियोस बना रहे हो। मैंने देखा है, जब आपसे मिलने से पहले काफ़ी कुछ रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा आप क्रिएटर्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मेरा सबसे बड़ा, मैं देखिए क्या होता है ना कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में, जिन चीज़ों का अभाव रहता है, हमारे टाइम में ये सब चीज़ें नहीं थी, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था। उस टाइम ना यूट्यूब होता था, ना कोई और ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता था। अब तो दुनिया भर के फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप ट्विटर है, लिंक्डइन है, बहुत सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं। तो मैं जब लोगों को देखती हूँ कि एक क्रिएटिव काम करते हुए देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं उनको अप्रिशिएट करूँ ताकि वो और बढ़ के काम करें और अच्छा काम करें। और डिजिटल वर्ल्ड आज की डेट की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज की डेट में साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, लोगों को गाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब इस क्रिएटिविटी के थ्रू हम लोग अपने कंट्री को, कहते हैं ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बार बार डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपने यूथ को जब इन चीज़ों के लिए प्रेरित करेंगे, क्रिएटिव कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज आएगा जो सोसाइटी सीखेगी, आने वाली जो जनरेशन है हमारी, उससे बहुत कुछ मोटिवेट होगी और वो बहुत कुछ आगे करेगी। तो इसलिए मुझे जहाँ मौका मिलता है ना, तो मैं जाके यूथ को मोटिवेट करने के लिए पहुंच जाती हूँ। जैसे कि मैंने कल भी एक जगह जिम का उद्घाटन था। अब कोई कहे कि जिम के उद्घाटन में पुलिस वाले क्यों जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ इसीलिए गई ताकि उन लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने एक अच्छा न्यू जिम स्टार्ट किया, नई मशीनें आप लाए हो, आप यूथ को उसकी हेल्थ के लिए प्रमोट करेंगे। और क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ नहीं खोलते हैं, कोई सेलिब्रिटी अगर आपके पास आता है या कोई भी एक नॉन पर्सन आता है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है आपको और काम करने का। तो यही चीज़ मेरी लाइफ में रही है कि मैं जहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं जरूर
ज़रूर वो मौका जो है वो उसको छोड़ती नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अपना बिजी शेड्यूल में से मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जाकर लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, ख़ास तौर से यूथ को मोटिवेट कर पाऊँ, लड़कियों को मोटिवेट कर पाऊँ, जो अपनी यंग जनरेशन है उनको मोटिवेट कर पाऊँ और एक पॉजिटिव मैसेज दे पाऊँ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसको और बढ़ चढ़ के करिए और इस तरीके के करिए कि आपके से की लाइफ से और लोग इंस्पायर हों। और ख़ासतौर से जो डिजिटल वर्ल्ड वाले हैं उनके लिए तो आपके चैनल के लिए भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मुझे रिसेंटली में पता लगा कि आप एक और बड़ी कंपनी आपने ज्वाइन की है अभी और आप बहुत जल्दी यहाँ से भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं आपकी टीम से अभी मेरी मुलाकात हुई। वंडरफुल टीम यू हैव, जो कि आपके साथ इतना दिन रात मिलके काम कर रही है और मैं ये चाहती हूँ कि सारी ये टीम आपकी इतना अच्छा चीज़ें क्रिएट करे कि हम लोगों को बहुत कुछ डिजिटल वर्ल्ड में देखने को मिले। और मैं देखती रहती हूँ आप लोगों के सबके चैनल्स और मैं उनसे मोटिवेट होती रहती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों की जो क्रिएटिविटी है उसको देख के। और मैं आपको भी ब्लेस करती हूँ इस बात के लिए और साथ में मेरी बहुत सारी आपकी पूरी टीम के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जाकर आप हमारी दिल्ली का नाम रोशन करें और आप इस तरीके से वहाँ कुछ नया क्रिएट करके आएँ कि हिस्ट्री याद रखे उसको। डेफिनेटली मैम, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ गुड ब्लेसिंग्स। मतलब ये बात मेरे लिए अनमोल है, मतलब अगर आपने कही और हम इस चीज़ को, जैसे आपने कहा ना, एक चैलेंज लेके आगे बढ़ना, तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को लेके आगे जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ आज आपसे मैं बहुत सी चीज़ें जानना चाहता हूँ आपके बारे में। बिल्कुल। तो मुझे जैसे ये डिजिटल वाली बात आई तो मैं जस्ट एक स्मॉल क्वेश्चन है कि बचपन में कुछ ऐसा था आपके मन में कि कुछ ऐसा बनना है, क्योंकि हम फिल्में देखते हैं, मुझे हीरोइन बनना है, समथिंग ऐसा कुछ माइंड में था? मैं बताऊं कि अभी तो मैं अपनी आपको फोटो शेयर करूंगी, आप अपने चैनल के थ्रू दिखाओगे। तो मेरा जो यंग लुक था मेरा, वो मेरा मधुबाला से बहुत फेस मिलता था। तो मेरी लाइफ में ये भी एक था कि भी मेरे को एक मिली इस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट की, जो ज्वेलरी होती है उसको आप पहन के आपने, क्योंकि गर्दन लंबी दिखती थी उस टाइम, पतले थे, 47 किलो सिर्फ वेट था, तो स्लिम स्मार्ट दिखते थे, यूनिफॉर्म बहुत सूट करती थी और सिविल ड्रेस बहुत सूट करती थी। तो मधुबाला की तरह कहते थे। तो वो ज्वेलर्स जो है जो बड़े बड़े चांदनी चौक में, मेरी क्योंकि पोस्टिंग चांदनी चौक में थी, तो मुझे बोला गया कि अगर आप कुछ हमारी एडवर्टाइजमेंट करें तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन उस टाइम फादर का इतना खौफ था, क्योंकि पुलिस में बड़ी मुश्किल से आई थी, तो मैं कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं कर पाई अपने फादर का दिल तोड़ने के लिए कि उनको लगेगा कि अभी तो पुलिस में गई है तो वो एक इसने प्रॉब्लम खड़ी की है, ऊपर से अब ये इसमें आ जाएगी तो और ज्यादा, क्योंकि लड़कियों को इतना ज्यादा इन चीजों में देखना कोई पसंद नहीं करता था। आप ये मैं बताऊं आपको कि 90 ईयर के वो फादर जो कभी इस बात के लिए अफसोस किया करते थे कि क्यों पुलिस में जा रही है, आज इतना प्राउड फील करते हैं। एक कांस्टेबल की बेटी जब एसीपी बनती है तो उसके लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात होती है, बेटी या बेटा जो भी बने, तो एक बहुत बड़ी प्राउड की बात होती है। आज वो हर बंदा जो आता है उसको मिलके बताएंगे मेरी बेटी एसीपी है दिल्ली पुलिस में। तो मैं कह रही, कई बार मैं हंसती हूँ, मैं कहा आप तो पुलिस में आने नहीं देना चाहते थे और आज आप सबको इंट्रोड्यूस कराते हो। तो सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स के साथ हम लोग रहते हैं, उनके साथ हम लोगों ने लाइफ में उनसे मोटिवेट होकर बहुत सारी चीज़ें सीखी होती हैं। उसके बाद जब आप उनको प्राउड फील कराते हो, जो कल तक उनके नाम से आपकी एक वजूद था, आपकी एक आइडेंटिटी थी, लेकिन आज कहीं सोसाइटी में आपने आपको इस तरीके का बनाया कि आपके नाम से उनको भी शोहरत मिल रही है, तो वो एक जो चीज़ है ना, वो बहुत ही रिमार्केबल होती है। और मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाएं कि वो प्राउड फील करें आपके ऊपर। तो जैसे आपके भी पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करते होंगे। 7 मिलियन से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब चैनल पर, और वो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं एडमायर करती हूँ आपके काम को, आपकी टीम को, आपके डेडिकेशन को, कि उस एटमॉस्फेयर में जहाँ पर आपको भी बहुत सारी चीज़ों का अभाव रहा होगा, किस तरीके से आपने क्रिएटिव कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की सोची होगी और इस तरीके का डिजिटल वर्ल्ड आपने क्रिएट किया। तो ये सारी बिना मेहनत के एक रात में ही चीज़ें नहीं पलटती हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, अपने आप को होम करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। कहते हैं ना, जल के ही कुछ ना कुछ, कुंदन जो है ना, सोना जो है निखरता है, बनता है, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो उसको पहले आग में तपना पड़ता है। तो वो तपाना पड़ता है अपने आप को। आपने भी तपाया, हम भी तपा रहे हैं, और लोग भी जो अपने आप को तपाएंगे कुछ ना कुछ बन के निकलेंगे वो लाइफ में। और मैं जो आप बात कर रहे थे कि उस टाइम जो था, तो वो ख्वाहिशें अब पूरी कर रही हूँ। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि वो चीजें ना, देखिए हर कोई है आपकी एज में
सबको ही डिजिटल को इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट आपने कहा कि फादर प्राउड करते हैं, बेटी हो या बेटा, मैं कहूंगा बेटी हो के प्राउड करना, आप देखिए बहुत रेयर है आज के टाइम पे जिस पोजीशंस पे आप बैठे हुए हैं, खासकर बेटी का होना। ये बात को मैं बहुत जोर देना चाहूंगा। बिल्कुल। आज भी आपने कही कि आज से 40 साल पहले, लेकिन सब चीजों में ग्रोथ बहुत तेजी से आया, बट ये जो माइंडसेट है इसमें ग्रोथ इतना तेजी से नहीं आया अभी भी। तो अभी भी जो चीजें आपने मैम अचीव करी हैं वो वाकई बहुत मैं ही ये ज्यादा कहती हूँ कि लोग बेटी बेटी कहते हैं, आज की डेट में देखिए ना, बेटियां सारी, मेरे फादर की अगर 4 बेटियां थी तो चारों की चारों फॉरेन कंट्री में बैठी है। मैंने दिल्ली पुलिस में नाम रोशन किया, बाकी मेरी जो सिस्टर्स हैं सब अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं, फॉरेन कंट्री में बैठ के अच्छा काम कर रही हैं। तो लड़कियां किसी से कम नहीं है। लड़कियों को जितना आप इक्वल एजुकेशन दीजिए, उनको संस्कार बढ़िया दीजिए। सबसे बड़ी बात है, लड़के और लड़कियों को इक्वल संस्कार दीजिए। लड़कों को लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सिखाइए, लड़कियों को लड़कों की रिस्पेक्ट करना सिखाइए। और एक परिवारों को जोड़कर रखने की जो एक आज की डेट में, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में पोस्टिंग रही है, तो काफ़ी कुछ मैंने वहाँ देखा। परिवार बहुत जल्दी टूट रहे हैं क्योंकि हम लोग बिखरते जा रहे हैं, अपने ट्रैक से हटते जा रहे हैं, जो एक ईगोइस्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर। लेकिन काफ़ी कुछ लर्न करने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि हम अपने परिवारों को जोड़ के रख सकें। परिवारों को जोड़ के रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो अपने बुज़ुर्गों के एथिक्स हैं उनको मानना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें पेरेंट्स ने पहले जो गाइड करते थे, लड़की को घर के कामों में परफेक्ट किया जाता था, लड़कों को बाहर के कामों में। तो मैं आज की डेट में वो रिक्वायरमेंट दोनों की इक्वल हो गई है कि आप लड़की को भी घर के काम में परफेक्ट करें, लड़के को भी घर के काम में परफेक्ट करें। लड़की को भी इक्वल एजुकेशन दें, लड़के को भी इक्वल एजुकेशन दें, ताकि दोनों जब एक दूसरे के साथ लाइफ पार्टनर बने। तो फॉरेन कंट्री में आप देखिए कोई सर्वेंट का कंसेप्ट ही नहीं है वहाँ। लड़का लड़की दोनों इक्वल जाके जॉब भी दोनों करते हैं, घर के काम भी इक्वल करते हैं। उनको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होती कि हम घर के काम कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट जब तक हमारे कंट्री में भी नहीं आएगा, तब तक जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो एक्चुअल में ग्रोथ होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं है। हमारे ही लोग बाहर जाके इतना बड़ा नाम रोशन करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ लगे हैं, कोई कहीं लगा हुआ है, कोई कुछ लगा हुआ है। बड़ी बड़ी जितनी बड़ी बड़ी मार्केट है हमारी, हमारे लोगों ने कैप्चर की हुई हैं। वो तभी कैप्चर की हुई हैं कि हमारी सोच बहुत डेवलप है, बस हमें उस लेवल तक काम करने की ज़रूरत है। हम दूसरे कंट्रियों में जाके अगर काम कर सकते हैं तो हम अपने कंट्री में भी उसी तरीके का कंसेप्ट जो है वो ला सकते हैं और काम कर सकते हैं उस तरीके का। वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने इतना कुछ कहा, स्पेशली मेरे बारे में भी आपने बहुत कुछ कहा। और आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, खासकर जो गर्ल्स हैं, उनको तो आज वो, मुझे नहीं लगता वो घर में क्या करने वाली है। अपने घर में कुछ लड़ाई वड़ाई स्टार्ट मत कर दीजिए कि मैं तो ये करने वाली हूँ। सोचिए समझिए, मैम का विजन बहुत क्लियर था कि मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है, और उसके बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी सबको सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़िए। सबसे बड़ी बात पता क्या है, मैं ये कहती हूँ कि लाइफ में जब तक, हमारे टाइम में कोई आपको ये बताने वाला नहीं था कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, कोई गाइड करने वाला नहीं, क्योंकि फादर अनपढ़, मदर अनपढ़, सोसाइटी में कोई इस तरह के लोग नहीं, आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में कोई इस तरह के लोग नहीं, ये गैजेट्स होते नहीं थे, आपको गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था कि आपको पता लग सके कि आप क्या किस तरीके के 2-4 प्रोफेशन होते थे, या तो टीचर बना दो, या कहीं लॉयर बन जाओ, या कोई एक आधा पुलिस में चला गया, या आर्मी वगैरह में लोग हो जाते थे। तो लड़कियों के लिए तो कुछ बहुत ज़्यादा हुआ तो टीचर बना दिया, इससे ज़्यादा तो आगे कुछ दिखाई नहीं देता था पेरेंट्स को भी। अब इतने सारे प्रोफेशन, अब इक्वल प्रोफेशन आपके लिए हैं, वही लड़के के लिए प्रोफेशन है, वही सारे के सारे लड़कियों के लिए प्रोफेशन है। तो वो प्रोफेशन में क्या होता है कि जब आपको गाइड करने के लिए इतने सारे लोग बैठे हैं, इतनी सारे आपके पास साधन हैं गाइड करने वाले, उस दौरान अगर आप सबसे पहले अपना गोल सेट करना कि आपको बनना क्या है लाइफ में, उस गोल के लिए आपने मेहनत करनी है कि आपने सबसे पहले उस गोल को लेकर चलना है कि मेरा ये टारगेट है, उसके लिए मैंने क्या क्या करना है। तो वो सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो तब आप जाके उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं कि आप उसके लिए मेहनत करते हैं, और जो भी आपने गोल सेट किया उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी आपको करना पड़े वो आप करो, और लड़ना पड़े किसी से तो लड़ो, लड़के ही चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। आपको छीनना पड़ता है, ग्रैब करना पड़ती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना पड़ती हैं। मैं बड़े हमारे कहा करते थे, कहते कि ईश्वर ना छप्पर फाड़ के नहीं देता है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे आप अवेल करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली, अब आप देख लीजिए कि आपने अपने लेजीनेस से उस अपॉर्चुनिटी को गंवाना है, या अपनी दिन रात एक करके उस अपॉर्चुनिटी को लेके आपने कुछ बन के दिखाना है। तो वो सब चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं कि अगर आप ये सब करते हैं तो
इन्हीं शब्दों के साथ जी, बहुत वक्त बिल्कुल। आप लोगों का लिया है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सभी व्यूअर्स को भी, और ख़ास तौर से इनके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सबको मैं कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हूँ मैं थोड़ा बहुत, तो आप कहीं पर भी देख सकते हैं मुझे। बिल्कुल, और बिल्कुल दूसरी मैम। बात ये कि आज की डेट में अगर आप मेरी इस मोटिवेशनल स्टोरी से ज़रा भी इंस्पायर होते हैं तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ पर इस स्टूडियो में इनके साथ बैठकर जो इंटरव्यू देना या इनके साथ बातचीत करना वो मेरा सार्थक हो पाएगा। तो तभी इस तरीके की आप लोगों की सबके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं हैं मेरी बहुत सारी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें, बहुत जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं उसका टारगेट लेके चलें, उसके लिए मेहनत करें और दिन रात आप उसके लिए मेहनत करें। ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेगा। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।